गुड इवनिंग। तो चलिए आप लोग को हम आज बताते हैं ग्लैंड। ग्लैंड बताने से पहले हम बताएं, आपको एक समस्या हो रही होगी कि इतने दिन बहुत काफ़ी दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था। तो उसके लिए हम बता दूं कि हम कहीं अलग चले गए थे, जिसके चलते वीडियो नहीं आ पा रहा था। उसके लिए हमें बहुत ही दुख हमें भी हुआ है। तो चलिए आज हम समझते हैं ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, यानी कि ग्रंथि। ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है, पूरा डिटेल से हम समझेंगे यहाँ पर कि ग्रंथि होता क्या है। तो ग्रंथि सबसे पहले आप देखेंगे तो ग्रंथि में यहाँ पे देखिए, ग्रंथि को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिक्स्ड ग्रंथि यानी कि मिश्रित ग्रंथि। तो ये आपको नाम सुनकर ये लग रहा होगा कि ये जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी है, बहिर्स्रावी शरीर के बाहर रहता होगा और अंतःस्रावी शरीर के अंदर रहता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी इस आधार पर है कि ये जो बहिर्स्रावी है, यानी कि ये क्या करता है, यह जो होता है ब्लड के संपर्क में इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसका इससे जो निर्माण होता है, जो भी चीज़ होता है, जो इससे एंजाइम जो निकलता है वो होता है वो, यानी कि खून या रक्त के संपर्क में नहीं आता है, बिना संपर्क के ही वो निकलता है। तो इसे इसलिए हम इसे बहिर्स्रावी कहते हैं। और इंडोक्राइन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, वो जो होता है वो रक्त के संपर्क में जाता है, इसलिए हम उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो चलिए हम आज समझते हैं ये तीनों को हम कैसे विभाजित किए। जो यहाँ देखिए एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती है, इसमें से जो निर्माण होता है वो एंजाइम निर्माण होता है। ये बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम निर्माण करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करता है। अंतःस्रावी हार्मोन का और बहिर्स्रावी एंजाइम का। इसमें एक नली, इसको प्रवाहित होने के लिए स्पेशल नली, इसको निकलने के लिए डक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नली, तो नली होता है। और इसमें नली नहीं होता है। नली इसलिए नहीं होता है इसमें क्योंकि ये हार्मोन निकलता है, इसे ब्लड के संपर्क में आना है। तो ब्लड ऑलरेडी अपना एक नली में बहता है, तो ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे कि इसे नली की स्पेशल कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नली नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए रक्त के संपर्क में रहता है और ये रक्त के संपर्क में नहीं रहता है। अब हम देखते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि जो है, मिश्रित ग्रंथि में हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। आज हम यहाँ पे पहला समझेंगे ये वाला जो एक्सोक्राइन है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में आज हम पूरा समझ लेंगे। तो और पूरा ये नहीं, ग्लैंड्स बहुत चूंकि ये लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए हम एक दिन में इसे नहीं समझ सकते हैं, बहुत काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, आपको भी परेशानी होगी। इसलिए हम आज एक्सोक्राइन ही समाप्त कर पाएंगे। तो चलिए एक्सोक्राइन हम समाप्त करते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में विशेष प्रकार से डिटेल से देखते हैं, एक एक करके कि क्या होता है। तो पहला हम देखेंगे कि पहला जो होता है हमारे सिरुमन ग्लैंड जो होता है, सिरुमन ग्रंथि एक होता है, हमारे कान में होता है। कान में वो मोम निर्माण करने का काम करता है। मोम यानी कि वो कुछ लसलसा पदार्थ होता है। आप मोमबत्ती को देखे होंगे, उसमें जो मोम होता है उसी तरह का होता है, और इधर से जो जाते हैं कचरा वगैरह वो उसमें चिटक जाते हैं, अंदर नहीं जाने देता है। तो वो मोम का निर्माण करता है। आप देखे होंगे कि बहुत लोग कान खोदते रहते हैं, लकड़ी कलम वगैरह कुछ से कागज के मोड़ मार के रहते हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए। वो सब करने से जितने आप साफ कीजिएगा, जितने उसको डिस्टर्ब कीजिएगा सेरुमन ग्रंथि को, वो उतने और तेजी से निर्माण करता है। इसलिए जो आप देखे होंगे कि जो कान साफ करते रहता है उसको बार बार वही, और जो नहीं करता है उसे कोई दिक्कत नहीं होता है उतना ज़्यादा। वैसे ज़्यादा सफाई के लिए आप डॉक्टर से सफाई करवा लीजिए, बेहतर रहता है। तो ये कान में मोम निर्माण करता है सेरुमन ग्लैंड। एक होता है लेक्राइमल ग्लैंड जो आँख में होता है। आँख में जो होता है लेक्राइमल ग्लैंड यहाँ पे होता है, जो जिसे आप सुने होंगे कि भगवान शंकर जी का तीसरा आँख जो होता है, जहाँ पे कहा जाता है, वहीं पे एक होता है लेक्राइमल ग्रंथि होता है। लेक्राइमल ग्रंथि क्या करता है, लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है वो आंसू निर्माण करता है। इसमें जो आंसू आप जो रोते हैं वो कहाँ से निर्माण होता है, वो लेक्राइमल ग्रंथि से होता है। यहाँ पे आप अंदर जाइएगा 1 सेंटीमीटर अंदर, तो यहाँ पे आपको लेक्राइमल ग्रंथि मिल जाएगा, वहां से निकलता है और आंसू का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, एक इसी में होता है। अब आँख के नीचे एक होता है, यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ से अब नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीच में जहाँ पे कीचड़ जमता है, यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे कीचड़ जमता है वहां पे एक छोटा सा आपको मांस का टुकड़ा ऐसे दिखाई देता होगा। यहाँ पे कोना में देखिए, दोनों आँख के कोने में होता है वो।
तो वहाँ पे दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं पंक्टम। यानी कि पंक्टम यहाँ पे एक होता है, वो स्टोर करने को स्टोर वहाँ पे होता है क्या, जो आंसू जो होता है जिसे हम रोते हैं, लोर कहते हैं, वो वहाँ पे स्टोर होता है। और वहाँ से नाक में वहाँ से एक रास्ता नली होती है जिससे वो नाक में चला जाता है। तो आप देखे होंगे कि कभी भी कोई आदमी अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या रोता है तो रोने के बाद उसको नाक से भी आने लगता है पानी वगैरह, तो वो नाक से आंसू आता है, पूरा खिंचाइन हो जाता है वैसे। तो आँख से स्टोर करके आंसू नाक में भी जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा जो होता है मेबो मेबोमेम मेबोमेन ग्लैंड होता है। मेबोमेन ग्लैंड जो होता है ये आँख में होता है, आँख के नीचे होता है। यहाँ पे देखिए आँख के नीचे जो होता है, अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लाल लाल दिखाई देता है, वो मेबोमेन ग्रंथि होता है। उसका काम होता है, जो आँख ये चल रहा है, तो आप देखे होंगे कि गाड़ी उड़ी में अगर जो चलता है क्या, बैरिंग जिसे कहते हैं, बैरिंग चलता है, उसमें ग्रीस वगैरह डाला जाता है। तो ये आँख में पेपनी जो ऊपर नीचे कर रहा है, इसके लिए इसमें एक आयल, इसके तेल का निर्माण होता है। इसमें इस तेल के निर्माण के लिए ये तेल निर्माण करता है इसमें आयल, और वही तेल रात में उसमें जो कचरा होते हैं इधर उधर से, वो रात में सोने के बाद कीचड़ का रूप ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे कि ऐसे साफ करते हैं, दो कीची जिसे कीची कहते हैं, कीची या कीचड़, वो आप साफ करते हैं। तो ये हो गया मेबोमेन ग्लैंड से। अब एक होता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड या हिंदी में उसे स्वेद ग्रंथि कहते हैं, स्वेद ग्रंथि, और इंग्लिश में स्वेट ग्लैंड। ये क्या करता है, ये पसीना निर्माण करता है। स्वेट ग्लैंड जो होता है वो पसीना निर्माण करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेप्सियस ग्लैंड जो होता है वो सीबम निर्माण करता है। सीबम आपको हम बता दें कि सीबम जो होता है वो शरीर को तैलीय पदार्थ होता है, शरीर को चिकना बनाए रखता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है ये नाक वगैरह पर पाए जाते हैं। नाक वगैरह वैसे तो पूरे शरीर में होते हैं, नाक वगैरह आपको देखिएगा ये सब ऊपर पूरा तैलीय होता है। तो आप कहते हैं तैलीय स्किन, जिसका ज़्यादा होता है निकलता है उसे तैलीय स्किन, और जिसमें ज़्यादा नहीं निकलता है उसे रूखी त्वचा कहते हैं। तो इसमें जो है ये सेकेबियस ग्लैंड जो होता है वो यही निर्माण करता है। और छठा हम यहाँ पे देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, जिसे लार कहते हैं। लार में पाचक एंजाइम होता है, इसको हम आपको पाचन में बता दिए, यहाँ से हम नहीं बताने वाले हैं। तो अगला हम देखते हैं अब सातवां जो है। अब यहाँ पे आठवां देखेंगे। आठवां जो है गैस्ट्रिक जो होता है, गैस्ट्रिक या जठर ग्रंथि जिसे कहते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो जठर ग्रंथि जो होता है वो पाचन एंजाइम बनाता है। पाचन एंजाइम में क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन। आपको हम पाचन में बता दिए हैं कि रेनिन और पेप्सिन क्या कार्य करता है, या क्या करता है काम वगैरह। तो रेनिन और पेप्सिन, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो होता है वो दूध को पचा देता है, और पेप्सिन जो है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। तो रेनिन और पेप्सिन, रेनिन दूध को, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और ये पाचक एंजाइम इसमें होते हैं जठर ग्रंथि से। इसके जब ये काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे, जब एक काम करना, ये जठर ग्रंथि जब काम करना बंद करता है, तो रेनिन और पेप्सिन नहीं मिलते हैं, नहीं निकलते हैं, नहीं स्रावित होते हैं। जब नहीं स्रावित होते हैं तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में जो होता है, जो खाना तो खूब खाते हैं हम चाप के, लेकिन उसमें जो पाचन होता है, पाचन उसमें हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन है ही नहीं, तो पाचन करेगा कौन? तो आपका जो पाचन वो नहीं है, पेट में गैस बना देगा, ये वो समस्या, पेट बोलने लगेगा इधर उधर, जिसे पेट बोलना कहते हैं ना, वो होने लगेगा। ये सब सारी समस्याएं आने लगती हैं यहाँ पर, तो रेनिन और पेप्सिन की कमी से। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको दवा देता है, हाजमोला देता है, हाजमा, ये सब आपको दवा देता है। आपको कहता है कि आपको एक गैस्ट्रिक का बीमारी है चाचा जी, तो गैस्ट्रिक का बीमारी आपको हो जाता है रेनिन और पेप्सिन की स्रावित नहीं होने के कारण। तो ये आप देख सकते हैं, ये गैस्ट्रिक रोग होता है। आठवां जो है म्यूकस ग्लैंड, जिसे म्यूकस ग्लैंड कहते हैं, म्यूकस ग्रंथि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको हम एक बात बता दें कि आप अगर 100% बायोलॉजी में वो भी अगर सोचिएगा कि हिंदी हो जाए सब चीज़ का, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ये नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये जो नाम है वो इंग्लिश और हिंदी सब सेम ही नाम होते हैं, इसलिए इंग्लिश ही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड क्या, म्यूकस ग्रंथि जो होता है वो म्यूकस निर्माण करता है। आप म्यूकस, आपको हम पीछे भी बताए थे कि म्यूकस क्या होता है, आप पीछे वाला क्लास कीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल से पता चल जाएगा कि क्या है म्यूकस। तो म्यूकस जो होता है हमारे शरीर पे होता है, चिपचिपा पदार्थ एक होता है। आप सुबह रात में सोते हैं, सुबह आपको देखते हैं कि पूरे शरीर में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ जो होता है वो बन जाता है, निर्माण होता है, उसी को हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस निर्माण करता है इसे। तो अब अगला हम समझते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, हम आखिरी जो टॉपिक है, आखिरी ग्रंथि जो है वो हम बता रहे हैं। आखिरी जो होता है लीवर, ये होता और है, लेकिन हम मेन जो है बता दिए।
और इतना ही होता ही है ऐसे मुख्यतः। तो ये हम जिगर या यकृत या इंग्लिश में उसे हम कहें तो लीवर, उसे लीवर कहते हैं, लीवर को ही जिगर कहते हैं। आप बहुत गाने में भी सुने होंगे जिगर। तो ये जिगर जो है, जिगर होता है, जिगर जो है हेपेटिक एवं कुफर, हेपेटिक सेल एवं कुफर सेल से मिलकर के बना होता है। यकृत या लीवर जो होता है, जिगर जो होता है, हेपेटिक सेल और कुफर सेल, ये दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है लीवर। और लीवर हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य हम एक एक करके यहाँ समझते हैं। ये जो है एक्सोक्राइन में यानी कि बहिर्स्रावी में, बहिर्स्रावी ग्रंथि में ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन में। और ये जो होता है ये अपने, ये हम आपको बता दिए थे ये पहले भी जब हम बताए थे पाचन वगैरह में, तो हम बता दिए थे आपको कि ये जो होता है अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। इसमें जो होता है सेल डिवीजन जो होता है यानी कि कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। और आपको ये भी बताया था कि ब्रेन में जो होता है कोशिका विभाजन बहुत धीमा गति से होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए ब्रेन में बहुत दिक्कत, छोड़िए ये खैर आपको हम बता दिए, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को, क्षतिग्रस्त ये यकृत कहाँ होता है, दाहिने ओर होता है, हमारे दाहिने ओर होता है। तो दाहिने ओर अगर कोई चाकू भी हमें मार देना तो उतना प्रभाव नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, उतना ज़्यादा मतलब डेंजरस नहीं होता है। और इस ओर अगर बाएं ओर आपको कोई मार दिया तो ज़्यादा डेंजरस है, समझिए कि आप की बचने की चांस है वो बहुत ही कम है। तो चलिए अब इसमें जो क्षतिग्रस्त अंग है, तो लीवर में आप क्षतिग्रस्त अंग को वो स्वतः ठीक कर सकता है अपने जो कटे फटे भाग है उसको। अब ये जो है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एवं थ्रोम्बिन और एल्ब्यूमिन, ये सब का भी श्रवण यही करता है, स्रावित यही करता है, इसका निर्माण भी यही करता है। आपको हम बताए थे ब्लड वाले चैप्टर में, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, ये सब ब्लड को जमा देते हैं और ब्लड को जमाने का, रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। और ये जो हेपरिन हो एक इसी में होता है, एक हेपरिन होता है, छूट गया है, हेपरिन जो होता है, हेपरिन क्या करता है, हेपरिन ब्लड को जमने नहीं देता है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर नहीं जमने देता है, बाहर जमने देता है। तो ये आप ब्लड वाला चैप्टर देख लीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल से आपको समझाया गया है, आप उसमें समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे बिलरुबिन निर्माण। बिलरुबिन क्या होता है, बिलरुबिन होता है, बिलरुबिन के कारण ही हमारे लैट्रिन का जो कलर होता है वो पीला रंग का होता है। बिलरुबिन के कारण ही हमारे लैट्रिन का जो कलर होता है वो पीला रंग का होता है। और यही जब बिलरुबिन ज्यादा निर्माण होने लगता है, ज्यादा स्रावित होने लगता है, तो क्या होता है, हमारे शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगते हैं, पूरा शरीर का कलर जो होता है वो पीला होने लगता है। पीला होने के साथ साथ क्या होता है, हमारी आंखें पीली हो जाती है, ये सब। और उसी को हम कहते हैं क्या, पीलिया रोग, पीलिया रोग या जॉन्डिस कहते हैं। तो ये बहुत ही, जॉन्डिस इसी को कहते हैं, पीलिया रोग हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अमोनिया। अमोनिया आपको हम बताए थे, ये उत्सर्जन एक्सट्रेक्शन वाले चैप्टर में हम बता दिए हैं आपको कि अमोनिया, अमोनिया को अमोनिया जैसे बहुत खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, यही करता है। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में, ये सब हम आपको बता दिए हैं पाचन वाले चैप्टर में, इसलिए हम डिटेल से यहाँ पे नहीं बताएंगे। और कार्बोहाइड्रेट को फैट में आप खूब खाना खाइए, खूब खाना खाइए, क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट उससे मिला। कार्बोहाइड्रेट को ये क्या, लीवर क्या करता है, लीवर से एक उसको जो है लीवर कार्बोहाइड्रेट को फैट यानी कि मोटापा में, खूब खाइए खूब मोटा हो जाइएगा। और खूब मोटा हो जाइएगा और एनर्जी को खर्चा नहीं कीजिएगा, सब स्टोर होते जाएगा, तो आपके शरीर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, फैट जो होगा कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा उसका। जब आप परिवर्तन हो गया तो कोलेस्ट्रॉल, आपको हम बता दिए थे हार्ट वाले चैप्टर वगैरह में कि कोलेस्ट्रॉल से ही क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। वो हार्ट अटैक क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल आपको ले बढ़ेगा, ले जाएगा, रहने नहीं देगा। इसलिए ज़्यादा मोटा ना होइए, खाना पीना खाइए, लेकिन आप उसका उपयोग कीजिए कहीं ना कहीं। और अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो फिर क्या कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता है, फैट को कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल जब होता है तो हार्ट अटैक आता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर में पाया जाता है, यानी कि जिगर में, हमारे यकृत में पाया जाता है। अब देखेंगे जहर तथा शराब से जहर, आपको पता होगा कि जहर से, जैसे जिस व्यक्ति को जहर देके मारा जाता है उसका जांच जो होता है वो कुफर सेल से होता है। जहर, अगर आप किसी व्यक्ति को जहर देकर मारते हैं तो उसको डॉक्टर क्या करता है, लीवर चेक करता है। लीवर में जो कुफर सेल होते हैं, कुफर सेल वो पूर्णतः ध्वस्त होते हैं, उसमें पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं अगर खूब जहर खा लिए तब। बहुत कड़ा जहर जो लोग आजकल प्रचार है खाते हैं आत्महत्या के लिए, वो सब, तो इसमें कुफर सेल पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत अगर जहर की मात्रा है
और शराब वगैरह की मात्रा, तो ये सबको नष्ट कर देता है कूफर सेल। कूफर सेल क्या करता है, आप शराब पीते हैं, कूफर सेल कुछ उसको कूफर सेल ले लेता है। जितने भी जीवाणु विषाणु आप भोजन के माध्यम से खाते हैं, कूफर सेल ले लेता है। लेकिन उसका भी एक लिमिट है ना कि कितना लेगा। कूफर सेल लेके और अपने आप को या तो बीमार हो जाएगा या नष्ट हो जाता है। तो आपको पता है कि लीवर में को सेल डिवीजन जो कोशिका विभाजन है बहुत तेजी से होता है, फिर से कूफर सेल बन जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई एक लिमिट होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप खाते जाइए वो नष्ट होते जाएगा, ऐसा नहीं है। तो शराब पीने वालों को क्या होता है, जो 3 टाइम वाले हैं, 2 टाइम वाले हैं, दिन भर शराब में ही डूबे रहते हैं, वो सबका लीवर खराब हो जाता है, कूफर सेल पूरा नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, पूरा लीवर खराब हो जाता है। तो अब देखेंगे कि भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी होता है, भ्रूण किसे कहते हैं, भ्रूण उसे कहते हैं जब तक जो बच्चा जो पल रहा है वो अपने माँ के जब तक पेट में है अंदर, उसे हम भ्रूण कहते हैं। या वो डिलीवरी से 2 घंटा पहले भी है तभी हम उसको भ्रूण ही कहेंगे, 10 मिनट पहले भी भ्रूण ही कहेंगे। जब तक वो बाहर नहीं आता है, हमारे एटमोसफेयर में बाहर नहीं आता है, तब तक हम उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण में जो आरबीसी यानी कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो लीवर में ही होता है, लीवर के मेसोडर्म में होता है। बच्चे यानी भ्रूण भ्रूण अवस्था में बच्चों में ब्लड का निर्माण जो होता है लीवर के मीसोडर्म में होता है। और ऐसे हम आपको बताए थे कि हम लोग के जैसे या बाहर के जो व्यक्ति बच्चे हैं या व्यक्ति वयस्क या बूढ़े जो भी हैं, उनमें हड्डी के बैन मैरो में मिलता है, अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं, अस्थि मज्जा में बनता है ब्लड। आप देखे होंगे कि हड्डी के अंदर कुछ जालीदार खोखली टाइप पर होता है, देखे होंगे कभी कोई चीज़ के हड्डी का, तो उसमें ही ब्लड का निर्माण होता है। तो ये था एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि, हम आपको ये जो पूरा बता दिए। अब हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद हम दोनों में अंतर स्पष्ट करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।